हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्रैकेट विद साक्षी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइंसेज का जो आपका दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसका पार्ट ए। 20 क्वेश्चंस थे उसमें मैथ्स के। हम सबके सॉल्यूशंस देखेंगे डिटेल में एकदम बेसिक्स से, और हम ये देखेंगे कि अगर हमें एग्जाम टाइम में सॉल्व करना होता तो कौन से क्वेश्चंस थे जो हमें पहले टारगेट करने चाहिए थे और क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्जाम में, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस देखना। तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा, मैंने क्या किया है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों के सेंटेंस दोनों के क्वेश्चंस ले लिए हैं, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उसको रीड कर लीजिए। और अगर आपने एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया है दिसंबर 2023 वाला तो आप अटेम्प्ट करके भी देख सकते हैं, पॉज करके वीडियो को, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन रीड आउट करती हूँ आपके लिए। सपोज ईच ऑफ माई ब्रदर्स हैज द सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज आई हैव सिस्टर्स। ठीक है, ईच ऑफ माई ब्रदर्स, सपोज करते हैं हम ब्रदर्स हैं मेरे बी, ठीक है, हैज द सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो ईच ऑफ माई ब्रदर मतलब जैसे मैं कहूंगी अगर आप 3 लोग हैं सामने मेरे तो मैं कहूंगी आई हैव गिवन 6 चॉकलेट्स टू ईच, मतलब 6 एक को। तो ईच ऑफ ब्रदर्स मतलब हर एक के कितने चिल्ड्रन हैं, जितनी मेरे सिस्टर्स हैं। तो अगर मेरे पास बी ब्रदर्स हैं तो एक ब्रदर के कितने चिल्ड्रन हैं, सिस्टर्स के जितने। सो सपोज करते हैं मेरे पास नंबर ऑफ सिस्टर्स हैं एस। सो एक ब्रदर के चिल्ड्रन है एस, टोटल चिल्ड्रन कितने होंगे सारे ब्रदर्स के, बी मल्टीप्लाइड बाय एस, सिंपल, ठीक है, बी मल्टीप्लाइड बाय एस। ईच ऑफ द सिस्टर, अब सिस्टर की बात हो रही है, ईच ऑफ द सिस्टर जो टोटल एस है उनमें से, हैविंग द सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज आई हैव ब्रदर्स। तो जो एस सिस्टर्स हैं हर एक सिस्टर के कितने चिल्ड्रन है, बी चिल्ड्रन है सबके। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन सिस्टर्स के कितने हुए, एस मल्टीप्लाइड बाय बी, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। इफ माई सिबलिंग्स हैव अ टोटल ऑफ 12 चिल्ड्रन, तो जितने भी मेरे भाई और बहन हैं सबके चिल्ड्रन कितने हैं, टोटल 12 चिल्ड्रन। तो अब ये क्या होगा गाइस, देखो बी एस ब्रदर्स के चिल्ड्रन हो गए, एस बी सिस्टर्स के, तो ये बी एस सेम ही चीज है। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्वेश्चन भी दिया हुआ है ये वैल्यू हमें 12। इसका क्या मतलब है, 1 सेकेंड, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय एस बी इज इक्वल टू 12। सो एस बी इज इक्वल टू 6, राइट, जहां पर एस मेरी टोटल नंबर ऑफ सिस्टर्स है और बी टोटल नंबर ऑफ ब्रदर्स हैं। नन ऑफ देम एन ओनली चाइल्ड, जो भी बच्चे हैं ऐसा नहीं है कि ओनली चाइल्ड कोई नहीं है, मतलब 1 नहीं हो सकता एस और बी। इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि एस 1 नहीं हो सकता और बी भी 1 नहीं हो सकता, 2 और मोर चिल्ड्रन है सबके, ठीक है। नंबर ऑफ माई सिबलिंग्स इज, क्वेश्चन में क्या पूछा है, मेरे कितने सिबलिंग्स हैं। सिबलिंग्स क्या होंगे, नंबर ऑफ ब्रदर्स प्लस नंबर ऑफ सिस्टर्स। तो हमें फाइंड करना है बी प्लस एस, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए एस बी अगर 6 है तो वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं एस और बी की, 1 6 हो सकती हैं, 2 3 हो सकती हैं, 3 2 और 6 1। बट कोई भी वैल्यू 1 नहीं हो सकती, इसलिए 1 6 और 6 1 वाला ऑप्शन तो हो गया आउट। बची की हमारे पास वैल्यूज 2 3 एंड 3 2। तो अगर हमारा एस 2 है तो बी 3 हो जाएगा, और अगर बी 2 है तो एस 3 हो जाएगा। तो बी प्लस एस का जो सम है वो क्या होगा, 2 प्लस 3 विच इज 5। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है गाइस तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए या फिर मुझे मेल कर दीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो ये वाला इंग्लिश में है डेटा और सेम डेटा हिंदी में है। ऑप्शन सेम थे तो मैंने एक ही जगह रख दिए ऑप्शंस, ठीक है, और ग्राफ भी सेम ही है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज वाई चेंजेस विद द मंथ एक्स। तो यहाँ पर हमारा मंथ एक्स है, यहाँ पर ये पॉपुलेशन है, तो ये जो वैल्यूज है वो वाई की हैं, ये वैल्यूज एक्स की हैं। एज शोन इन द ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द पॉपुलेशन कर्व। देखो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है हमें, हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी उठाओ, 2 3 वैल्यूज सेटिस्फाई करा के देख लो, जो इक्वेशन में हो रहा है फाइनल सेटिस्फाई वो हमारा आंसर होगा। तो बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और हमारा आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। क्यों हम मेहनत करके इसमें इक्वेशन निकाले जब हमें दी ही हुई है इक्वेशन, राइट। तो अब देखो गाइस, ये फर्स्ट पॉइंट है ना,
इसमें क्या है, x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू क्या है, लगभग 3.5 या 3.6, ठीक है। तो अगर हमारा x, 1 सेकेंड, यहाँ पर हम एक टेबल ही बना लेते हैं। अगर हमारा x 0 है तो y की वैल्यू 3.6 या 5 के अराउंड है, ठीक है। अब देखते हैं x जब 1 है तो y की वैल्यू एग्जैक्ट 4 है, तो 1 पे है y की वैल्यू 4। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वाला पॉइंट ले लेते हैं। चलो, जब x 8 है तो y कितना है, देखो यहाँ पर 6 है ना y, तो जब x 8 है तो y 6 है। अब इन तीनों वैल्यूज में देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो ये तीनों वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है। सबसे पहले हम x को रखते हैं 0, यहाँ पर 0 रखा तो 3.2 आ रहा है। 3.2 यार 3.2 तो नहीं है, उससे ज्यादा है, तो ये वाला आंसर गलत है। यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी y की, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं, दोनों इक्वेशंस में ही 3.6 वैल्यू आ रही है y की, तो इन दोनों में से ही कोई ना कोई हमारा आंसर है। अब हम पुट करते हैं y को 1, जब हम सॉरी x को 1, तो जब हम x को 1 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में तो आ रहा है हमारा आंसर 4, और इस इक्वेशन में हमारा आंसर क्या आएगा, 0.3 प्लस 1 प्लस 3.6, जो कि 4 से ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन गलत है। फिर भी हम वेरीफाई करने के लिए ये लास्ट वाली वैल्यूज और चेक कर लेते हैं। जब हम x को 8 रखेंगे तो देखो 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 3.6, ये हो गया 2.4, ये हो गया 3.6, इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 6। इसका मतलब क्या है, हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। दिस इज द इक्वेशन जो कि सेटिस्फाई कर रही है इस ग्राफ को, राइट। बिल्कुल सिंपल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, इसमें भी हिंदी और इंग्लिश में है गाइस, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस। ओके, 20 क्वेश्चंस है। अ करेक्ट आंसर, अगर आप करेक्ट आंसर करते हैं तो आपको मिलेंगे +4 मार्क्स। अगर रॉन्ग आंसर इज पेनलाइज्ड फॉर डिडक्टिंग 1 मार्क, तो अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है आपका तो आपको -1 मार्क मिलेगा, ठीक है। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस फेच नथिंग, तो आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है, कुछ मार्क नहीं किया, तो उसके 0 मार्क्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है, इफ अ कैंडिडेट विद अ फ्यू रॉन्ग आंसर्स, कुछ गलत क्वेश्चन भी किए होंगे कुछ सही भी, उसका स्कोर है 44 मार्क्स, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर अटेम्प्टेड। चलिए अब हम सपोज मान लेते हैं कि उसने x क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं, x क्वेश्चंस उसने सही किए होंगे, 1 सेकेंड। सपोज उसने टोटल t क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से उसने x सही किए होंगे, बचे कितने गलत करने के लिए, t-x। तो अब जो x सही किए होंगे उसने, उसके लिए इसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 फॉर एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में 4 मार्क्स, तो टोटल 4x मार्क्स। अब बचे कितने क्वेश्चन जो गलत किए हैं उसने, t-x क्वेश्चन गलत कर दिए हैं टोटल t में से, राइट। तो t-x में हर क्वेश्चन में उसको -1 मार्क मिलेगा, तो हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे t-x को। अब ये टोटल मार्क्स हो गए हमारे, राइट। ये मार्क्स कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में, 44। तो हम इस इक्वेशन को 44 से इक्वेट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या आता है हमारे पास, देखिए इसको जब हम खोलते हैं ब्रैकेट को, 4x माइनस t प्लस x इज इक्वल टू 44। तो ये हो गया 5x, यहाँ पर आएगा 5x माइनस t इज इक्वल टू 44। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन जहाँ पर t टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और x क्या है, t में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगेन अब हम क्विकली क्या करेंगे, ऑप्शंस में से देख लेंगे कि कैसे हो, कौन सा आंसर सही हो सकता है। कैसे देखेंगे, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड। देखो वैल्यूज क्या दी हुई है, 15, 16, 17, 18। तो t को अगर हम 15 रखते हैं तो ये जो प्लस होके जो आएगा नंबर वो 5 से डिविजिबल नहीं है, राइट। तो 15 तो नहीं होगा। 16 अगर हम रख के देखते हैं t को, तो 16 यहाँ पर जाएगा तो लास्ट में 0 आ जाएगा, 6 + 4 ऐड होके तो 0 आ जाएगा, तो मतलब 5 से डिविजिबल है, तो मतलब x एक इंटीजर होगा। तो 16 हमारा एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। बाकी भी देख लेते हैं। t को अगर हम 17 या 18 कुछ भी रखेंगे गाइस, तो इसका जो ऐड होगा, सम होगा, एडिशन होगा, वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब ये भी हमारे आंसर्स नहीं हो सकते। अब हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर बचा है जो कि है ऑप्शन बी। सो ऑप्शन 2 इज द आंसर। 16 है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगेन ये वाला। थोड़ा सा भी अगर आपने बेसिक्स किए होंगे पीएनसी वगैरह के तो इजीली आप इसको विद इन सेकंड्स सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन।
vehicle number plates have 2 letters out of the 26 letters of the English alphabet. ओके तो स्टार्टिंग में तो 2 लेटर्स होते हैं, ए से जेड के बीच में कुछ भी लेटर यहाँ पे होगा और एक लेटर यहाँ पर होगा, ठीक है. फॉलोड बाय 4 डेसिमल डिजिट्स, मतलब उसके बाद क्या होंगे, 4 नंबर्स होंगे. 0 to 9 होते हैं हमारे नंबर्स, तो टोटल 10 नंबर्स होते हैं. तो टोटल 10 नंबर्स में से एक नंबर यहाँ होगा और कुछ भी यहाँ पर भी हो सकते हैं, ठीक है. 4 डेसिमल डिजिट्स हो गई, 2 letters and 4 decimal digits. Question है, how many different number plates are possible if repetition of digits and letters is allowed? बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि रिपीटेशन अलाउड है, मतलब यहाँ पर सपोज अगर k है तो यहाँ पर भी k हो सकता है और ये नंबर 000 भी हो सकता है, सब 0 हो, 0111 कुछ भी रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है. ओके तो इस केस में देखो क्या होगा सोल्यूशन. यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने ऑप्शंस हैं, इसको फिल करने के लिए इस पोजीशन को 26 ऑप्शंस है, बिकॉज ए टू जेड कुछ भी आ सकता है लेटर. सिमिलरली इस पोजीशन को फिल करने के लिए भी हमारे पास टोटल 26 लेटर्स हैं, 26 ऑप्शंस हैं, तो ये होगा मल्टीप्लाई. अब आते हैं हम डिजिट्स पे. तो यहाँ पे टोटल 0 to 9 10 डिजिट्स है हमारे पास. इसको फिल करने के लिए हमारे पास टोटल 10 वेज है. सिमिलरली इसके लिए भी 10 वेज है, इसके लिए भी 10 वेज है और इसके लिए भी 10 वेज है. जो हमारा आंसर होगा वो आएगा इन सबको मल्टीप्लाई करके, जो कि होगा ये ऑप्शन 26 मल्टीप्लाइड बाय 26, उसके बाद 10 मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम्स, इस तरह से. तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस, इसको आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है. अगर आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हैं, आपको फाउंडेशन में प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, राइट. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके अगेन बहुत ही इजी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. A circular disc of unit radius rolls along a straight line. हिंदी में ये रहा, यूनिट रेडियस है मतलब रेडियस इज इक्वल टू 1, ठीक है. ये सर्कुलर डिस्क है, ये रोल करती है इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग और PQ का डिस्टेंस क्या है, 9 पाई है. देखिए अब क्या होगा, अगर ये सपोज इस पॉइंट से स्टार्ट होके हम ये देखते हैं कि वापस यहाँ पर कब आएगा, इस तरह से सेम पोजीशन में कब आएगा, ये देखते हैं हम, ठीक है. कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल, 1 सेकेंड यार, यहाँ पर एक डॉट और यहाँ पर बहुत सारे डॉट्स. तो बेसिकली ये इस पोजीशन में वापस कब आएगा, कब आएगा, जब ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके सरकमफेरेंस के बराबर हो, ठीक है. अगर इसको खोल के देखो आप, तो खोल के पूरा बिछा दोगे तो वापस इसे घुमा के जब उसको आप सर्कल बनाओगे तो उतना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा जितनी इसकी लेंथ है. और लेंथ क्या होती है, सर्कमफेरेंस. उसका क्या फॉर्मूला होता है एक सर्कल में, 2 पाई आर. यहाँ पर यूनिट रेडियस है तो आर को हम लेंगे 1, तो इसका सर्कमफेरेंस क्या हो गया, 2 पाई. मतलब हर 2 पाई के डिस्टेंस के बाद ही वापस सेम पोजीशन में आ जाता है. अब हमारे पास जो डिस्टेंस दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है 9 पाई. तो ये 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, ये हो गया 8 पाई, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, राइट. और ये बचा आपका सिर्फ पाई. तो अब क्या होगा, आधा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जब ये, तो ये कैसे हो जाएगा, हाफ डिस्टेंस, मतलब उल्टा हो जाएगा ये. तो यहाँ पर ये इस तरह से आएगा कि इसकी मिरर इमेज बन जाएगी एक तरह से, नॉट मिरर इमेज बट ये इन्वर्टेड हो जाएगा. इन्वर्टेड हो जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, ये तो ऑप्शंस तो वैसे ही सेम है तो वैसे ही आउट हो गए, राइट. ये वाला जो ऑप्शन है सी, इस तरह से आ जाएगा ये, क्योंकि फिर ये वापस से टर्न करके ये सी पॉइंट यहाँ आ जाएगा. तो बेसिकली ये मिड पॉइंट जो है नीचे वाला ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पहुँच रहा है आपका, फिर ये पॉइंट वापस यहाँ आ जाएगा, तो ये 10 पाई पे वापस सेम हो जाएगा, ठीक है. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी. ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. One second. In an examinations, ये भी बहुत ही easy question है. In an examination, 3 medals were awarded for each of the 5 subjects. 5 subjects है, हर subject में 3-3 medals दिए गए हैं. मतलब total कितने medals दिए गए हैं, 3 multiplied by 5, तो total medals है 15. ठीक है. If 3 candidates, ये 3 candidates हैं, 1 2 3, वन एग्जैक्टली 4 मेडल्स ईच. 4 मेडल्स ईच मतलब सबको 4 मेडल्स मिल गए हैं. तो 12 मेडल्स तो इन तीनों को ही मिल चुके हैं 15 में से, ठीक है. एंड नो कैंडिडेट वन जस्ट 1 मेडल.
कोई भी ऐसा नहीं है इसको सिर्फ एक मेडल मिला हो, तो या तो मुझे 2 मिलेंगे या 3 मिलेंगे या 2 या 2 से ज़्यादा मिलेंगे बेसिकली। तो एक मेडल जीतने वाला कोई नहीं है। टोटल नंबर ऑफ मेडल विनर्स पूछा है हमसे, तो चलिए देखते हैं अब हमारे मेडल्स बचे कितने हैं। 12 तो हम दे ही चुके 3 लोगों को 4-4 करके, तो अब बचे हैं टोटल 3 मेडल्स। अब सपोज एक और बंदा है, 4th कैंडिडेट है, उसको सपोज हम 2 मेडल्स दे देते हैं, क्योंकि एक तो हम दे ही नहीं सकते ना। तो 2 मेडल्स अगर हम देते हैं हमारे पास वापस से 1 मेडल बचता है, जो कि हम नहीं दे सकते किसी को भी। तो हमें इस 4th कैंडिडेट को 3 मेडल्स ही देने पड़ेंगे। तो हम 1 नहीं दे सकते, हम 2 नहीं दे सकते, क्योंकि 2 देंगे तो 1 किसी और को देना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो ओनली पॉसिबिलिटीज की इसको हम ये 3 बचे हुए मेडल्स एक और बंदे को दे दे। तो टोटल नंबर ऑफ मेडल विनर्स कितने हो गए गाइस? 3 तो ये, 1 2 3 और 4th ये वाला कैंडिडेट। सो देयर आर एग्जैक्टली 4 मेडल विनर्स। आंसर इज ऑप्शन ए। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल, नो ब्रेनर क्वेश्चन था। डेफिनेटली आप अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं या किया हो तो ये क्वेश्चन तो स्किप करने वाला बिल्कुल नहीं था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इन द फॉलोइंग, हिंदी में भी है गाइस अगर आपको रीड करना हो तो। इन द फॉलोइंग फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स, हाउ मेनी नाइन्स आर डिविजिबल बाय द इंटीजर इमीडिएटली प्रीसीडिंग देम? ओके, हमें अब कौन कौन से 9 चाहिए? बहुत ही सिंपल है, हमें ऐसा 9 चाहिए जिसके पहले एक ऐसा नंबर आए जो 9 से डिविजिबल हो। ठीक है, अब सॉरी 9 मतलब वो नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, या फिर खुद 9 आ सकता है। ओनली 3 पॉसिबिलिटीज। इनके अलावा कोई भी नंबर होगा अगर यहाँ पर, तो हम उस वाले 9 को काउंट नहीं करेंगे। हमें सिर्फ वो 9 काउंट करना है जिनके पहले 1 3 या 9 है। इतना सा क्वेश्चन है। चलिए अब हम देखते हैं सीरीज। 8 3 4 9, इस 9 के पहले 4 आ रहा है तो ये वाला 9 आंसर में नहीं आएगा। 3 5 9, 9 के पहले 5 है, ये वाला 9 भी हम नहीं लेंगे। 5 9, ये वाला 9 भी नहीं होगा। 9 9, इस 9 9 में देखो इसके पहले है एक 9, तो इसको हम काउंट करेंगे। सिमिलरली इस वाले 9 को भी हम काउंट करेंगे। अगेन 5 9 है तो ये 9 नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर 9 है, 3 9 है, सो 3 9 है तो मतलब ये 9 हम काउंट करेंगे। फिर 9 9 है तो ये वाला 9 भी हम काउंट करेंगे। फिर 8 9 है तो ये नहीं करेंगे। उसके बाद ये 9 के पहले भी 3 है तो ये वाला 9 भी काउंट होगा। इस 9 के पहले 1 है तो ये वाला 9 भी काउंट होगा। देखते हैं कितने टोटल हमने सर्कल बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 ऐसे 9 है जिनके पहले या तो 1 है या फिर 3 है या फिर 9 है। दैट्स वाई हमारा आंसर भी होगा 6, विच इज ऑप्शन नंबर 4। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसमें जो कि आप छोड़ के आए, राइट? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A rectangular paper of sides in the ratio 3:4 is folded in half across the longer side. ठीक है, देखिए क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है। एक रेक्टेंगल है आपके पास, इसकी रेशियो 4 है और इसका रेशियो 3 है। तो इसको हम कैसे फोल्ड कर रहे हैं? लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड ये वाली है, इसके अक्रॉस फोल्ड कर रहे हैं, तो ये लंबी साइड जो है ये ऐसे फोल्ड हो जाएगी, राइट? तो इसका क्या बन जाएगा? यहाँ पे तो आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3, बिकॉज ये यहाँ से ये जो डॉट है यहाँ से फोल्ड हो रही है। ठीक है, रेक्टेंगल। द प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स। प्रोसेस सेवरल टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब क्या है कि ये वापस से रेक्टेंगल बन गया, इसमें लॉन्गर साइड अब 3 हो गई, तो हम 3 के अलोंग इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो 2 तो 2 रहेगा, लेकिन 3 का क्या हो जाएगा? 1.5। तो इसका क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल इस तरह से हो जाएगा, ये 2 है और ये 1.5 है, और वापस से इसको फोल्ड करेंगे तो 2 की जगह हो जाएगा 1 और 1 की जगह 1.5 ही रहेगा। इसको वापस फोल्ड करोगे तो यहाँ पर तो रहेगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 0.75, इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस चलता जाएगा। आफ्टर क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी फोल्डिंग्स विल द रेशियो ऑफ साइड्स बी 3/4 अगेन? ओके, तो रेशियो वापस से 4/3, 3/4 था, वापस 3/4 कब होगा? देखो इसमें तो 2/3 हो रहा है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट अगर आप देखते हो 2 और 1.5, तो इसमें जरूर रेशियो आपका 3/4 है। अगर आप 1.5 को डिवाइड करोगे 2 से तो आपका रेशियो जरूर है 3/4, तो इसमें 3/4 रेशियो है। ठीक है, यहाँ पर 1 और 1.5 है,
नहीं है रेशो, वही 3/2 रेशो आ गया है। यहाँ पर 1 और 0.75 में अगेन 3:4 का रेशो है। तो ये जो ग्रीन टिक मारे हैं मैंने, उसमें रेशो है अपना डिजायर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, एवरी सेकंड फोल्ड, बिकॉज आपने ये फर्स्ट टाइम फोल्ड किया फिर सेकंड टाइम फोल्ड किया तो आपका रेशो आ गया। इसके बाद आपने फर्स्ट टाइम फोल्ड किया फिर सेकंड टाइम फोल्ड किया तो रेशो आ गया। तो हर सेकंड फोल्ड में आपका जो रेशो है साइड्स का वो वापस से 3/4 हो जाता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, स्किप नहीं करना चाहिए था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, ट्रिगो अगर आप लगाते हैं बहुत क्विकली इसका आंसर आ जाएगा। इन द गिवन ट्राइंगल ABC, आपके सामने ट्राइंगल है ABC, अ स्क्वायर इज ड्रॉन। स्क्वायर है मतलब उसके चारों साइड्स इक्वल होंगे। एंगल BAC 90 डिग्री है, ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है। BCA है, पूरा जो BC की लेंथ है वो है A, BD की लेंथ सिर्फ इतनी सी लेंथ है X और EC है Y। इसका मतलब D कितना हो जाएगा, A माइनस X माइनस Y। तो जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो हो जाएगा A माइनस एक्स माइनस वाई। हमें पूछा है एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है उसकी साइड का स्क्वायर। तो आंसर में जो आएगा वो आएगा A माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। बट हमें इस वाले फॉर्म में कोई भी आंसर नहीं दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हमारा जो एंगल A है इस ट्राइंगल में वो 90 डिग्री है और एंगल B को हम मानते हैं थीटा, तो एंगल C कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, राइट। स्क्वायर में हर एंगल होता है 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। क्योंकि ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगेन थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये जो छोटे दो ट्राइंगल्स हैं इनमें हम कंपेयर करेंगे टेन थीटा की वैल्यूज। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये वाली लेंथ जो कि है साइड स्क्वायर की A माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय बेस, बेस है x BD। ओके, अब हम बात करते हैं इस वाले ट्राइंगल की। इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल है थीटा, तो इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो गया y और जो बेस है वो हो गया ये A माइनस एक्स माइनस वाई। तो इस केस में क्या हो जाएगा, टेन थीटा y डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स माइनस वाई। ये दोनों ही वैल्यूज टेन थीटा की हैं, तो हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर सकते हैं। जब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगी तो इक्वेशन क्या आएगी मेरे पास, A माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ पर जब इसको लेके जाएंगे तो A माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा और इधर आ जाएगा एक्स वाई। तो यही तो हमारा एरिया है स्क्वायर का, तो इसको हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं, मतलब ये जो वैल्यू है इसको हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर यहाँ से आ गया है एक्स वाई। ये डायरेक्टली एक थ्योरम भी है वैसे तो, बट हमने ऐसे डिराइव करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 years ago the ages of 3 persons was in the ratio 3:5:8। तो अभी हम उनकी एजेस मान लेते हैं A B C। तो 6 years ago मतलब A minus 6, B minus 6 और C minus 6। A minus 6, B minus 6, C minus 6 हो गया 3:5:8। ओके, इसका मतलब क्या है, A minus 6 डिवाइड बाई B माइनस 6 हो गया 3/5 और A माइनस 6 डिवाइड बाई C माइनस 6 हो गया 3/8। ये दो इक्वेशंस मिल जाएंगी हमें क्योंकि तीन रिलेशंस हैं, राइट। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। इफ द सम ऑफ देयर एजेस 8 years फ्रॉम नाउ, अगर आज की डेट में मेरी एज A है तो 8 साल के बाद हो जाएगी A plus 8। तो इन तीनों की एज क्या हो जाएगी, A plus 8, B plus 8 और C plus 8। इन सब का सम क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस 24, राइट। तो वो सम दिया हुआ है हमें 122। 122 है A प्लस B प्लस C प्लस 24। 24 कैसे, 888, ये है 122। इसका मतलब क्या है, A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा, 122 माइनस 24 विच इज 98। ठीक है, इनका सम 98 है, प्रेजेंट सम। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। हमारे पास सम है और हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो
तो सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं, क्यों हम इक्वेशन सॉल्व करें, कि इन वैल्यूज को ऐड करके देख लेते हैं कि कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो 98 आ रहा है उनका सम। फिर सपोज दो ऑप्शंस में 98 अगर आ रहा है सही वैल्यूज, तो फिर हम इनमें पुट करके देख लेंगे, राइट। देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखोगे 15, 25, 40, इनका सम 98 नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर नहीं है, रूल आउट हो गया ऑप्शन फर्स्ट। सेकेंड देखिए 21, 31, 46, वाओ परफेक्ट 98 है ये, तो ये एक आंसर हो सकता है ऑप्शन 2। थर्ड देखिए 15, 25, 30, अगेन जो सम है वो 98 नहीं है, तो ऑप्शन 3 भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन 4 21, 26, 37, लास्ट में 4 आएगा तो 8 तो नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। बहुत ही सिंपल हो गया ये क्वेश्चन, तो इससे बस हम इस कंडीशन से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो होगा ऑप्शन 2, 21, 31, 46। कोई डाउट हो कहीं पर भी कुछ भी हो, इसमें वैल्यूज पुट कर दो ए और बी की, तो भी वो सेटिस्फाई करेंगे, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इजी था गाइस, अगर आप ऑप्शन से करते हैं तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप स्मार्टली प्लान करके कीजिए कि कौन से क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, ये भी अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं थोड़े बड़े लेटर्स में लिख देती हूँ। जो क्वेश्चन है 681 की पावर 32 माइनस 319 की पावर 32 इज डिविजिबल बाय। बहुत ही सिंपल सी एक आइडेंटिटी यूज करते जाएंगे इस क्वेश्चन में हम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, ठीक है, सिंपल। तो ये 681 की पावर 32 माइनस 319 की पावर 32 है, किसका स्क्वायर हो जाएगा ये 681 की पावर 62, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 681 की पावर 16 का स्क्वायर माइनस 319 की पावर 16 का स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा 681 की पावर 16 प्लस 319 की पावर 16, तो ये हो गया ए प्लस बी। ए माइनस बी में क्या होगा 681 रेज टू 16 माइनस 319 रेज टू 16। अब हम इसको और एक्सपेंड करते जाते हैं, तो इसका क्या फैक्टर आएगा एक नीचे, देखो इसमें से क्या निकला 32 में से 16 निकल गया ना, तो 16 में से क्या निकलेगा, अब 8 निकलेगा, 8 निकलेगा तो क्या आएगा फैक्टर, हम सिर्फ फैक्टर की बात कर रहे हैं, प्लस वाला हम नहीं करते, माइनस वाला करते हैं बस। 681 रेज टू 8 माइनस 319 रेज टू 8 आएगा, इसको और डिवाइड करोगे, उसको और फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा 681 4 माइनस 319 4, और फैक्टराइज करने में क्या आएगा 681 रेज टू 2 माइनस 319 रेज टू 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, एक्सपेंड जब करते हैं 681 प्लस 319 मल्टीप्लाइड बाय 681 माइनस 319, राइट, सिंपल। अब जब ये 381 प्लस 319 करोगे आप तो आएगा 1000, और 381 माइनस 319 करोगे तो क्या आएगा 362। इसका मतलब ये दोनों ही इसके फैक्टर्स हैं, 1000 भी और 362 भी, मतलब ये डिविजिबल है इन दोनों से ही। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, कि डिविजिबल है दोनों 362 और 1000 से, ठीक है। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी, थोड़ा सा भी इसको एक्सपेंड करोगे, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है ये, बेसिक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी प्लस ए प्लस मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। एक्सपेंड करते जाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा। अगेन इसमें भी आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगी सॉल्व करने में, ठीक है। तो प्लीज गाइस अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन तो मत छोड़ के आना एग्जाम्स में, ये सब तो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, कितने सारे इजी क्वेश्चन हमने देखे हैं, इजीली आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है, कहीं नहीं जा रहे ये मार्क्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा आप अगर हिडन ट्रायल से भी करेंगे तो आप तुरंत आंसर पे पहुंच सकते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 4 इंटीजर्स, सपोज मेरे इंटीजर्स हैं a b c d, मुझे क्या फाइंड आउट करना है सम ऑफ स्क्वायर्स, तो उनको स्क्वायर करेंगे और फिर उनको हम ऐड कर देंगे, तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की, कि क्या वो इन नंबर से डिविजिबल हो सकते हैं या नहीं। चलिए मैं अगर a b और c को अगर 1 1 1 मानती हूँ और d को 4 मानती हूँ, तो क्या आएगा 4 का स्क्वायर है 16, इनका स्क्वायर 1 1 1, तो ऐड हो जाएगा और 19 आ जाएगा, 19 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है ऑप्शन 4 तो हमारा आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 हो चुका है रूल आउट, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट।
सपोज हम मानते हैं इसे 1 और 2 2 2 ABCD को 1 2 2 2, तो इनके स्क्वायर्स क्या होंगे 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, ये क्या हो गया 13। इसका मतलब क्या है 13 से भी डिविजिबल हो सकता है ये, तो ऑप्शन नंबर 1 भी रूल आउट हो गया है। अब हमें चेक करना है 15 और 17 की डिविजिबिलिटी से, ठीक है। अगर सपोज हम ABCD को 1 2 3 और 1 मानते हैं तो इनके स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 1, ये कितना हो गया 10 प्लस 5 इज 15, मतलब 15 से भी डिविजिबल हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 भी हमने प्रूव कर दिया है कि हो सकता है, तो ऑप्शन कह रहा है नेवर बी डिविजिबल, तो वो गलत हो जाएगा। तो वैसे तो यहाँ तक पहुंचने के बाद आप ऑब्वियसली ऑप्शन सी मार्क कर सकते हैं, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि कैसे होगा ऑप्शन सी। अगर आप ABCD की वैल्यूज 1 1 4 4 लेते हैं तो इनके स्क्वायर्स का सम क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 16, जो कि होगा 34। 34 जो इंटीजर है वो क्लियरली डिविजिबल है 17 से, तो कैन बी डिविजिबल बाय 17 इज आवर राइट आंसर, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The shape of a country on a map is approximated by a kite with diagonals of length 300 किलोमीटर each. दोनों ही diagonals 300 किलोमीटर है। यहाँ पर अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो ये सारी लेंथ क्या हो गई 150 हो गई, राइट। The minimum possible length of its boundary will be closest to. हमें minimum possible length of its boundary निकालना है, मतलब हमें निकालना है इन चारों साइड्स का सम कितना हो सकता है मिनिमम। सपोज हम इन डायगोनल्स को ऐसे लेते हैं तो क्या होगा, ये लेंथ हो जाएगी बड़ी बहुत ज्यादा। अगर हमें मिनिमाइज करनी है ना, मिनिमाइज करना है कुछ भी, तो हम क्या करते हैं एडिशंस के केस में उन वैल्यूज को क्लोजेस्ट रखते हैं। वैल्यूज को क्लोजेस्ट रखते हैं मतलब साइड्स को हम ट्राई करेंगे कि साइड्स चारों को इक्वल ही कर दें हम। तो अगर हम इन चारों साइड्स को इक्वल करना चाहें तो क्या होगा, इस तरह से परफेक्ट ये फिगर आ जाएगी, चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये 150 और 150 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली वैल्यू आ जाएगी 150√2, राइट। सारी साइड्स 150√2 हो जाएंगी, तो पॉसिबल लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या हो जाएगी 4 मल्टीप्लाइड बाय वन साइड, 4 मल्टीप्लाइड बाय 150 कितना हो जाएगा 600√2। √2 को जब आप मल्टीप्लाई कर 600 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे √2 की वैल्यू होती है 1.41 से लगभग, तो आपका आंसर आ जाएगा 848 किलोमीटर। तो इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर है 848। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप बहुत कम टाइम में ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज आपने सुडोकू सॉल्व किया ही होगा न्यूज़पेपर्स में, अपने मोबाइल एप्स में, बिल्कुल प्रॉपर सुडोकू वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा है। आपको पूरा ग्रिड दिया हुआ है और ये पूरा 9x9 का ग्रिड एक छोटे छोटे से 3x3 के ग्रिड्स में भी ब्रोकन है। अब हमें इसको फिल कैसे करना है, ये जो एक 3x3 का ग्रिड है उसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, 9 प्लेसेस पे 9 नंबर्स आएंगे 1 से 9, और हर रो और हर कॉलम में भी यही होता है जैसे सुडोकू में, बट इसमें हमें सिर्फ ग्रिड का ध्यान रखना है। अब हमें फाइंड आउट करना है ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो जब आप इस ग्रिड में देखेंगे तो 9 क्योंकि यहाँ पर है तो 9 यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर 9 आ गया है तो यहाँ पर भी इस वाली रो में 9 नहीं आ सकता, यहाँ पर 9 है ही तो यहाँ पर भी 9 नहीं आ सकता, ठीक है। और यहाँ पर 9 है, ये वाला 9 है तो यहाँ पर भी 9 नहीं आएगा। तो 9 जो है इस वाले ग्रिड में सिर्फ यहीं पर आ सकता है जहां पर हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 9। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 9 है, विच इज ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से हो जाएगा ये भी। तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको नहीं छोड़ने हैं एग्जाम में, राइट। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इसमें, आप एक टेबल बना के क्विकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, हिंदी में भी दिया हुआ अगर आपको हिंदी में पढ़ना हो तो। देखिए 4 स्टूडेंट्स हैं, इनके नाम हम मान लेते हैं A, B, R और D। उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किए हैं 91, 92, 93 और 94 में, नॉट नेसेसरीली इन दैट ऑर्डर, मतलब ऊपर नीचे भी हो सकता है ऑर्डर। ईच स्टूडेंट ज्वाइंड वन ऑफ द 4 डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है और बायोलॉजी है। तो इसको हम PCMB से डिनोट कर लेते हैं, या फिर 2 लेटर्स ले लेते हैं, BI ले लेते हैं, ठीक है। नो वन, अब कंडीशंस क्या दी हुई है ये देखते हैं हम।
वन ऑफ दोज हु जॉइन द कॉलेज। चलो एक पहले सबसे पहले तो ना एक बनाते हैं टेबल। टेबल कैसे बनाएंगे हम, सच दैट यहाँ पर तो आएंगे नेम्स, यहाँ पर आएगा ईयर, ईयर हम पहले लिख लेते हैं 91, 92, 93 और 94, और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे डिपार्टमेंट्स। अब हम कंडीशंस देखते हैं और इनको फिल करते हैं, ठीक है। नो वन ऑफ दोज हु जॉइन द कॉलेज बिफोर 93, 93 के पहले जिसने कॉलेज ज्वाइन किया, मतलब ये दोनों ज्वाइंट केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री या तो यहाँ आएगा फर्स्ट प्लेस पर या फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नो वन ज्वाइन द कॉलेज आफ्टर रमेश, मतलब रमेश ने सबसे लास्ट में कॉलेज ज्वाइन किया है, तो रमेश ने कॉलेज ज्वाइन किया है 94 में, यहाँ पर हम लिख देते हैं आर। ओके, डायना जॉइंट फिजिक्स, सो डी ने फिजिक्स ज्वाइन किया है, कब किया है हमें नहीं पता, पर हम लिख देते हैं डी और यहाँ पर आएगा फिजिक्स। आदिल ए जॉइंड 1 ईयर आफ्टर डायना बट डिडंट जॉइन केमिस्ट्री, डायना के 1 साल के बाद आदिल ने ज्वाइन किया, मतलब डायना और आदिल ऐसे साथ में है, ये डी है और ये ए है। डायना ने फिजिक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है, आदिल ने केमिस्ट्री में ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डी माने तो यहाँ पर ए आएगा, तो केमिस्ट्री यहाँ पर भी नहीं आ पाएगा और यहाँ पर भी नहीं आ पाएगा, लेकिन ये कंडीशन वॉयलेट हो जाएगी, हमें केमिस्ट्री यहीं पर चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, डी या ए यहाँ पर आएगा या फिर डी ए यहाँ पर आएगा, तो ये हम प्लेस करेंगे डी और ए को इधर सेकंड और थर्ड पोजीशन पे, तो केमिस्ट्री यहाँ आ जाएगा, फिजिक्स यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डी ए आर में से क्या बचा, डी हो गया, ए हो गया, आर और यहाँ पर बच गया बी। क्वेश्चन है 93 में किसने कॉलेज ज्वाइन किया था, 93 में कॉलेज ज्वाइन किया था आदिल ने, ऑप्शन 1 राइट है, ठीक है। बेसिक आई थिंक आप करोगे तो इजी आप भी कर पाओगे, कोई भी डाउट हो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। On day 1, a boy puts 1 coin in his piggy bank. So day 1 पे एक बॉय अपने पिगी बैंक में 1 कॉइन रखता है, ठीक है। On successive days he adds coins so as to double the number of coins, मतलब आगे आने वाले दिनों में वो कॉइन्स और ऐड करता है सच दैट उसके जो कॉइन्स हैं वो डबल हो जाए प्रीवियस डे से। तो अगर डे 1 पे 1 कॉइन है तो डे 2 पे वो डबल करके कितना कर लेगा, 2 कॉइन्स, उसके लिए वो 1 कॉइन ऐड करेगा। अब उसके पास 2 कॉइन्स ऑलरेडी हैं तो यहाँ पर वो 2 कॉइन्स और ऐड करेगा सच दैट उसके कॉइन्स डबल होके 4 हो जाएं। डे 4 पे वो 4 कॉइन्स और ऐड करेगा सच दैट 8 हो जाए एंड सो ऑन। इन अनदर पिगी बैंक अ गर्ल पुट्स 2 कॉइन्स ऑन डे 1। ये बॉय था, ये एक गर्ल है जो कि डे 1 पे अपने पिगी बैंक में 2 कॉइन्स रखती है, बट एड्स कॉइन्स ऑन एवरी ऑल्टरनेट डे। वो ऑल्टरनेट डे ऐड करती है कॉइन्स, मतलब D1 पे ऐड कर दिया उसने तो D2 पे वो कुछ भी ऐड नहीं करेगी, फिर वो D3 पे ऐड करेगी, D4 पे कुछ ऐड नहीं करेगी, D5 पे ऐड करेगी, ऑल्टरनेट डेज ऐड कर रही है। सो एज टू डबल द नंबर ऑफ कॉइन्स, उससे भी अपने कॉइन्स डबल करने हैं। तो डे 1 पे 2 थे कॉइन्स, डे 1 पे 2 कॉइन्स थे, डे 2 पे भी 2 कॉइन्स ही रहेंगे बिकॉज वो कुछ ऐड नहीं करेगी। डे 3 पे उसको अपने कॉइन्स डबल करने हैं, मतलब उसको अपने कॉइन्स 4 करने हैं तो वो +2 कर देगी, +2 कॉइन्स वो ऐड करेगी एंड सो ऑन। क्वेश्चन है ऑन विच डे विल दे पुट द सेम नंबर ऑफ कॉइन्स इन देयर पिगी बैंक्स। ये नहीं पूछा है कि उनके बैंक्स में कितने कॉइन्स हैं, ये पूछा है कि कितने पुट कर रहे हैं वो, ठीक है। अगर हम डे 3 को देखते हैं गाइस, यहाँ पर डे 3 को देखते हैं तो यहाँ पर देखो ये जो बॉय है वो +2 कॉइन्स पुट कर रहा है, 2 कॉइन्स पुट कर रहा है और यहाँ पर भी है +2, तो गर्ल भी 2 कॉइन्स ऐड कर रही है अपने पिगी बैंक में। सो डे 3 पे हम कह सकते हैं कि दोनों ही सेम नंबर ऑफ कॉइन्स पुट कर रहे हैं। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, डे 3। सो ये क्वेश्चन भी एकदम इजी था, डुएबल था, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा अगर आप करेंगे तो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ AB is equal to 5, BC is equal to 7 and CA is equal to 11. So AB is 5, BC is 7 and CA is 11. कौन सी एबिलिटी वैलिड है? चलिए अगर हम डिवाइड करते हैं 1 और 2 को, मतलब AB अपॉन BC इज इक्वल टू 5 अपॉन 7, तो B कैंसिल आउट होता है, यहाँ पर आता है 7A इज इक्वल टू 5C। अगर हम डिवाइड करते हैं सेकंड और थर्ड को तो आता है BC अपॉन CA
इज इक्वल टू 7/11, सी कैंसल्स आउट होता है, 11b इज इक्वल टू 7a, राइट। अब देखो फर्स्ट वाले में भी हमारे पास 7a है, सेकंड में भी 7a है, तो हम कह सकते हैं कि 7a इज इक्वल टू 11b इज इक्वल टू 5c, जो कि हमारा ऑप्शन 1 है। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बिल्कुल इजी था, बिल्कुल बेसिक था, कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन इतना अंडर रूट वगैरह वाले दिख रहे हैं कि स्क्वायर करना है, कुछ करना है, बट वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। सिंपल सोबर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आ गया है। देखते हैं नेक्स्ट सिंबल्स। दीज 3 सिंबल्स दिए हुए हैं, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये सिंबल्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस आउट ऑफ प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, जो ये रिलेशन है। अब रिलेशन देखते हैं गाइस। देखो 5 इंटू 9 करोगे तो 45 आएगा, 45 को प्लस करोगे 8 पे तो 53 आएगा। मतलब क्या है, ये जो सिंबल है ये तो है प्लस, राइट, और जो ये वाला सिंबल है वो है मल्टीप्लाई। सेकंड वाली आइडेंटिटी देखते हैं। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 27, 27 में से -2 करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तो मल्टीप्लाई था ही, इसका ये क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, माइनस का साइन है। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, 2, ये वाला साइन, 13, ये वाला साइन एंड 7। तो इसकी जगह तो प्लस आ जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा माइनस। यहाँ पर 2, 13 और 7 एज इट इज रहेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -4। तो वो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। Which one of the following graphs represent the displacement versus time relation for motion of a ball thrown upward and returning toward the ground? Okay, हिंदी में भी है ये क्वेश्चन, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। ऑप्शंस सब में यही है, दोनों ग्राफ्स। देखो क्या हो रहा है कि एक बॉल को हम हवा में फेंक रहे हैं ऊपर, ठीक है। तो जब मेरे हाथ में बॉल है तो उसकी स्पीड 0 है, मैंने उसको ऊपर फेंका तो एक स्पीड इंक्रीज करके वो ऊपर जाएगी, फिर वो उसकी स्पीड एकदम जहाँ पर ऊपर है हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगी, उसके बाद वापस से वो नीचे रिटर्न करेगी और स्पीड बढ़ेगी। बिल्कुल सिंपल चीज़ है ये, तो कॉमन सेंस है ना। तो अब हमें ग्राफ बताना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। देखो जैसा कि मैंने कहा, स्पीड बढ़ेगी फिर 0 के वापस कम हो जाएगी, 0 हो जाएगी फिर वापस से बढ़ेगी जब वो नीचे आएगी। तो ये जो ये दो हैं ग्राफ्स, ये तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज इसमें तो कांस्टेंट ये तो बढ़ रही है, कम हो रही है, राइट। बचे हमारे पास क्या, ए और डी। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, ठीक है। अब होता क्या है, अपने डिफरेंशियल पढ़ा हो डिफरेंशिएशन, तो जब हम इसकी बात करेंगे जो हाईएस्ट पीक है, यहाँ पर क्या है, इस वाले ग्राफ में स्पीड हमारी डिफाइंड ही नहीं है। स्पीड लेकिन हमारी एक्चुअल में तो डिफाइंड है, जब वो पीक पे जा रही है तो उसकी स्पीड 0 होगी, हमें पता है ये बात। और इधर हम अगर डिफरेंशिएशन लेते हैं तो यहाँ पर स्पीड हमारी 0 आएगी। तो ये रीजन है कि हमारा जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। दूसरी बात, एक और चीज हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्पीड है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है वो लीनियर जा रहा है एकदम। तो हमारी स्पीड लीनियरली थोड़ी बढ़ रही है, राइट। वो एक कर्व में ही जाएगी ना, जब वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर जो कर्व वाला आंसर है ऑब्वियसली वो ही सही होगा, राइट। तो ये दो रीजनिंग है जिनकी वजह से ऑप्शन डी हमारा एकदम राइट आंसर है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस, हिंदी में भी है गाइस क्वेश्चन और ऑप्शन सेम थे तो मैंने एक जगह रख दिया। What is the difference 11 hours after synchronization in the time shown by a standard watch and a watch whose hour and minute hands coincide every 64 minutes? ठीक है, एक स्टैंडर्ड वॉच होती है और एक और वॉच है जिसके आवर और मिनट हैंड हर 64 सेकंड्स में मिलते हैं। तो उसमें कितना डिफरेंस आएगा अगर हम 11 घंटे बाद देखें तो, ठीक है। चलिए देखो, एक जो आवर हैंड है आपका, जो घंटे वाली सुई होती है, वो पूरा एक 360 डिग्री कितने घंटों में घूमती है, 12 घंटों में, एक दिन में, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं आर एंड की, तो वो 720 मिनट्स लेती है 360 डिग्री घूमने में, राइट। तो वो एक मिनट में हाफ डिग्री कवर करती है अगर हम बात करते हैं आवर एंड की। तो अगर हम बात करते हैं मिनट हैंड की, तो वो एक घंटे में मिनट हैंड पूरा घूम के वापस आ जाती है ना। तो कितने मिनट लेती है मिनट हैंड, 60 मिनट्स में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मिनट हैंड की, 60 मिनट्स में वो 360 डिग्री कवर करती है, मतलब एक मिनट में वो 6 डिग्री कवर करेगी, राइट। अब अगर हम देखें, ये एक मिनट में हाफ डिग्री कवर कर रही है, ये एक मिनट में 6 डिग्री कवर कर रही है। अगर हम देखें रिलेटिव स्पीड इन दोनों की,
तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में घूमते तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 6 माइनस 1/2 विच इज 5 1/2 विच इज 11/2 डिग्री। सो 11/2 हो गई इनकी रिलेटिव स्पीड। अब 360 अगर हम देखें 360 डिग्री में मतलब पूरे जो वॉल पूरी जो क्लॉक है उसमें वो कितनी बार मिलेंगे, तो ये इंटरसेक्ट करेंगे नॉर्मल स्टैंडर्ड वॉच में 360/11/2 इस एंगल पे इतनी बार ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये क्या हो गया 720/11। हमारी जो वॉच है इसमें 64 पे कर रहे हैं 64 मिनट्स में, तो यहाँ पे 64 से हम माइनस कर देंगे। और क्योंकि अब ये 1 घंटे की बात है, ये तो अगर हम बात करें 11 घंटे की, 11 घंटे के लिए पूछे तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा, इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 720 माइनस 704/11 मल्टीप्लाइड बाय 11, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 16। सो 16 मिनट, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमने इसमें 20 क्वेश्चंस देखे हैं CSIR नेट के। इजी था आई वुड से, काफी सारे क्वेश्चंस। देखो ये वाला क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट में आना थोड़ा मुश्किल होगा, अदरवाइज कर सकते हो। ये भी इजी था, ये आपको करके आना है 1 2 ओके। सो 2 क्वेश्चंस ऐसे जो आपको आंखों करके ही आने हैं। 3 4 5 6 7, ठीक है, इसको टाइम ले सकता है तो मैं छोड़ती हूँ, 6 काउंट करते हैं, 7 वेरी बेसिक यार, ठीक है, 8 9 चलो छोड़ देते हैं, कई बार लोगों को लगता है डिफिकल्ट, 8 पे स्टिक करते हैं, 8 9 बहुत इजी था, समझोगे तो कर लोगे। 10 11 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, 11 12 13 सिंपल PLC क्वेश्चन था, 14 15 16 क्वेश्चंस तो होते हैं जो आप, मैं कहूंगी कि किसी को 1 मिनट से ऊपर लगना ही नहीं चाहिए, 50-60 सेकंड से 30 सेकंड का एवरेज आना चाहिए अगर आप इन 16 क्वेश्चंस को देखेंगे तो, राइट। तो गाइस प्लीज मेहनत कीजिए, और इस सेक्शन की वजह से आपका एग्जाम ना अटके, मेक श्योर सो की प्रैक्टिसिंग, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर डालिए, कुछ भी डाउट्स है मुझसे पूछिए। और मेरे चैनल पे कुछ हैं वीडियोस भी, टाइम स्पीड डिस्टेंस की हैं, टाइम एंड वर्क की हैं, PNC की भी है, तो आप जाके देखिए। आपको कहीं पर भी कुछ आपको लगता है कि मुझे कुछ और रिक्वायरमेंट है तो वो बताइए, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगी। और एक टेस्ट सीरीज भी बनाई है मैंने स्पेशली, जिसमें 6 टेस्ट हैं, आप वो भी दे सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, एंड देखिए अपने मार्क्स, आपके मार्क्स कितने आते हैं, आप क्वालिफाई करते हैं क्या वो टेस्ट। सो स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।